गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग को डिटेल्स से एक एक पार्ट के बारे में पढ़ाती है। कल हम लोगों ने देखा था कि नोज यानी कि नोज जो आप एयर लेते हैं, नोज के द्वारा एयर आपके बॉडी में आता है। नोज से आपका कहाँ आएगा? ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी में आप लोगों को बताए थे कि ग्रसनी जो है कि विंड पाइप को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, जो ग्रसनी है ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जो ग्रसनी है दो भाग में डिवाइड होता है, एक फुट पाइप में हो जाता है, एक विंड पाइप में हो जाता है। एपिग्लोटिस के बारे में बताए थे। एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो है कि इसे घाटी का ढक्कन बोलते हैं। इसमें जो आप लोगों को बताए थे कि फुट पाइप और विंड पाइप को ढकने का काम करता है। जब आप भोजन लेते हैं तो एपिग्लोटिस किधर चला जाता है? विंड पाइप को ढक लेता है, ताकि भोजन किस में ना जा सके? विंड पाइप में ना जा सके। ठीक, जब आप एयर यानी श्वसन करते हैं, जब एयर आता है तो ये फुट पाइप को ढक लेता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? फुट पाइप को ढक लेता है, जिससे एयर किस में आता है? विंड पाइप में। और ये विंड पाइप कहाँ पे खुला है? लंग्स में। ठीक है, और जबकि फुट पाइप कहाँ पे खुला है? स्टमक में। यहाँ तक हम लोग देखे थे। और नेक्स्ट में हम लोग क्या देखे थे? विंड पाइप यानी ट्रेकिया, वायु नलिका। वायु नलिका में जो है कि लैरिंक्स पाया जाता है। लैरिंक्स को के ऊपर एक परत होता है जो किसका बना होता है? कार्टिलेज का, जिसे उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज के बारे में आप लोग बताए थे, जो मुलायम हड्डी होती है, नरम होती है, जो मुड़ जाती है। ठीक है, तो वही कार्टिलेज का बना होता है, जिसका नाम क्या है? एडम्स एप्पल। ये ओनली मेल में पाया जाता है। मेल में क्यों? आप लोग ध्यान से देखे होंगे, मेल के जो गले में उभरी हुई हड्डी होती है ओनली मेल। तो ये जो है एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है? ओनली मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बता दिए थे। आगे देखिए, लेरिंग्स के ऊपर जो है कि ऊपर एक जो है ग्लोटिक्स रहता है, एक घंटी नुमा ग्लोटिक्स, जिसका नाम क्या है? ग्लोटिक्स आपका जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, ग्लोटिक्स जो है कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंस होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये साउंड को बाहर भेजता है और एयर को अंदर साइड भेजने का कार्य करता है। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। लेरिंग्स में ही आपका क्या पाया जाता है? ग्लोटिक्स पाया जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, जो साउंड को बाहर भेजता है और एयर को अंदर के साइड भेजने का कार्य करता है। अब जो है वायु नलिका हम लोग जो है कि विंड पाइप तक देख रहे हैं। तो विंड पाइप जो है आगे चलकर आपका जो है कि दो पार्ट में डिवाइड होंगे। विंड पाइप आपका जो है किस में खुला है? लंग्स में। तो विंड पाइप जब आगे बढ़ेगा तो लंग्स, हमारे मानव हृदय में लंग्स कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक, तो विंड पाइप जो है आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। तो मानव में वायु नलिका यानी विंड पाइप दोनों फेफड़े में विभाजित हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक आपका क्या पढ़ना है? लंग्स पढ़ना है। फेफड़ा यानी कि मुख्य श्वसनीय अंग है। क्वेश्चन आता है कि मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। उसी तरह जो है कि जलीय जीव का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स होता है। ठीक है, तो हर एक जो है कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग मुख्य जो है कि श्वसन अंग होता है। ठीक है, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा होता है। और जितने भी जलीय जीव हैं वो किससे श्वसन करते हैं? तो गिल्स के द्वारा यानी गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या जो है डॉल्फिन और ये व्हेल मछली, ये तो जलीय जीव है, तो इनका मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो जलीय जीव तो हैं, लेकिन डॉल्फिन और जो व्हेल मछली है ये स्तनधारी होते हैं, क्योंकि ये बच्चे देते हैं। तो इनका जो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होगा। ठीक है, आगे हम लोग फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा फिगर को देख लीजिए आप लोग। फिगर तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप में आप लोगों को बताए थे लेरिंग्स के ऊपर जो परत लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल किस में पाया जाता है? तो ओनली मेल में पाया जाता है। अब ये जो है कि जो विंड पाइप है ये किस फेफड़े में आके खुलेगा, और फेफड़े के दोनों पार्ट में क्या, दो भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से दो भाग में डिवाइड होने के बाद फिर ये छोटी छोटी शाखाओं में फिर से डिवाइड हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे जो है कि अंगूर के गुच्छे के समान जो है कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड होता है। अब इनका नाम देखते हैं। ये जो है कि वायु नलिका है। वायु नलिका फिर डिवाइड होकर किस में बन जाए? वायु कोष्ठ नलिका में। ठीक, ये डिवाइड होकर किस में बन जाता है? वायु कोष्ठ नलिका। ये जो है छोटी छोटी शाखा क्या है? वायु कोष्ठ नलिका है। और ये जो अंगूर के गुच्छे के समान होता है, ये गोल गोल जो है कूपिका है। ठीक है, कूपिका के बारे में आप लोग को बताए थे कि जो आप श्वसन कर रहे हो, जिसमें आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है कि श्वसन के दौरान जब फेफड़े में आता है तो फेफड़े में विंड पाइप
से होते हुए, वायु नलिका से होते हुए, वायु कोष्ठ नलिका से होते हुए किस में आएगा, कूपिका में। और कूपिका में ही जो है कि परिवहन होता है, कूपिका में ही एक्सचेंज होता है क्या, तो उसमें ऑक्सीजन जो है कि आरबीसी यानी रक्त के साथ क्या करता है, घुलता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो बाहर निकालेगा, फिर वापस ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और जो है कि ऑक्सीजन दे देगा ब्लड में। और ब्लड जो क्या करेगा, ब्लड में आपका क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आगे वाले वीडियो में मैं डिटेल में बताई हूँ कि ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो है कि ब्लड को जो है ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में क्या करता है, फैला देता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करना, पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारे वीडियो जो पहले की वीडियो में बनाए थे उसमें मैं ये सब बता दी हूँ। तो फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन का जो है परिवहन कहाँ पे होता है, तो कूपिका में होता है। ठीक है, कूपिका इस प्रकार का स्तर बना लेता है जहाँ पे जो है कि वह ऑक्सीजन को किस में भेजता है, रक्तवाहिनी में भेजता है। रक्तवाहिनी के द्वारा ही वो जो है कि पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके लेकर कूपिका, फिर दोबारा कूपिका से फिर कहाँ जाएगा, वायु कोष्ठ नलिका से फिर वायु नलिका में, फिर यहाँ से लेरिंग्स के आगे फिर मुख के जो है नाक के द्वारा जो है नाक से जो है कि बाहर निकल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके द्वारा जो ऑक्सीजन आता है, अंदर आता है कूपिका में, वो ऑक्सीजन किसको देता है, ब्लड को। और ब्लड में जो है एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को पूरी शरीर के हर एक बॉडी में पहुंचाता है, हर एक बॉडी के सेल यानी कोशिका में पहुंचाने का कार्य करता है, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक, तो हम लोग फेफड़े के बारे में देख लेते हैं, लंग्स के बारे में देख लेते हैं। मानव में जो है कि 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। ये क्या है, दायां फेफड़ा है, ये क्या है, बायां फेफड़ा है। ठीक, ये जो है कि फेफड़े के जो है लंग्स से ऊपर एक पतली परत होती है। क्या होती है, पतली परत होती है, पतली झिल्ली होती है जो लंग्स को ढकी रहती है। उस परत का क्या नाम है, तो प्लूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लंग्स के ऊपर जो परत होती है उसका क्या नाम है, तो प्लूरा नाम है। ठीक है, लंग्स को जो परत ढकी रहती है उसका क्या नाम है, प्लूरा नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय जो है कि किस साइड, लंग्स में किस साइड प्रेजेंट होता है, किस साइड उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपका जो हृदय है बाएं फेफड़े में स्थित होता है। किस में होता है, बाएं फेफड़े में। ठीक है, तो बाएं फेफड़ा जो है कि आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पे ये जो है बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। और बाएं फेफड़े में, किस फेफड़े में जो है कि हृदय होता है, तो हृदय जो है कि बाएं फेफड़े में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो है आपका हृदय होता है। ठीक है, तो हृदय किधर होता है, बाएं फेफड़े में होता है, याद कर लीजिएगा। उसके नीचे जो है कि फेफड़े के नीचे पाया जाता है डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम जो है कि ये श्वसन जब आप करते हैं ना, श्वसन की प्रक्रिया को संतुलन करने का काम करता है। कैसे, तो देखिए, ये डायाफ्राम जो है कि नीचे दबना और उठने का काम करता है, यानी कि ये श्वसन की दर को क्या करता है, संतुलित करता है। जब आप एयर को अंदर लेते हैं ना, जब एयर अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम क्या करता है, नीचे की तरफ आ जाता है। क्या करता है, नीचे जाता है। जब आप सांस को छोड़ते हैं यानी एयर को जब बाहर निकालते हैं तो ये क्या है, ऊपर। तो जब ये डायाफ्राम जब नीचे आता है तो आप सांस को यानी कि एयर को अंदर लेते हैं। ठीक, एयर को जब अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे आ जाता है। ठीक है, और जब ये डायाफ्राम ऊपर जाता है तो जो है कि एयर जो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ऊपर नीचे होकर ये डायाफ्राम किसका जो है संतुलित करता है, तो श्वसन की प्रक्रिया को संतुलित करता है। आइए देखिए, हम लोग डायाफ्राम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डायाफ्राम जो है ये एक पेशी अंग है, फेफड़े के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, ये फेफड़े के नीचे होता है। डायाफ्राम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, फेफड़े के नीचे होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि श्वसन की दर को संतुलित करना। कैसे, जब आप एयर लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे हो जाता है यानी नीचे की तरफ दब जाता है, और जब आप ऑक्सीजन या जो भी एयर जो है बाहर निकालते हैं तो ये ऊपर उठ जाता है। तो ये श्वसन की दर को क्या करता है, संतुलित करता है। डायाफ्राम जो है कि चेस्ट वाले पार्ट को, ये जो ऊपर का जो है चेस्ट वाला पार्ट है,
है, और जो है कि उदर यानी पेट वाले पार्ट को, एब्डोमिनल वाले पार्ट को जो है कि दोनों को अलग करने का काम करता है। क्या करता है? अलग करता है। कैसे? यानी कि ये डायाफ्राम जो है चेस्ट पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम के ऊपर क्या होता है? चेस्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट होता है, और डायाफ्राम के नीचे कौन सा पार्ट होता है? एब्डोमिनल यानी कि स्टमक, पेट होता है। ठीक है, ये दोनों को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। ये तो हम लोग देख लिए। ये श्वसन की दर को संतुलित करता है। डायाफ्राम का मुख्य कार्य क्या है? ये श्वसन के दर को क्या करता है? संतुलित करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फेफड़े से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फेफड़े का कलर कैसा होता है? फेफड़ों का कलर जो है कि पिंक होता है, यानी कि गुलाबी होता है। लंग के स्टडी को क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्मोनोलॉजी। लंग के स्टडी को क्या बोलते हैं? पुल्मोनोलॉजी। फेफड़े के बाहर जो झिल्ली होती है वो किसका होता है? प्लूरा का होता है। दोनों लंग्स का वजन कितना होता है? तो 1.3 kg होता है। 1.3 kg होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि कूपिका। क्या है ये? कूपिका। तो कूपिका जो है कि सबसे छोटा पार्ट है फेफड़े का। ये जो है कि श्वसन का सबसे छोटा पार्ट, यानी फेफड़े का सबसे छोटी इकाई है। तो क्वेश्चन आता है कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे यूनिट इकाई क्या है? तो कूपिका है। ठीक है, यानी कि फेफड़े की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कूपिका है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा कूपिका के बारे में देख लेते हैं। इसका आकार अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। ठीक है, वो जो है कि वायुनलिका से वो किस में टूटा है? फिर वायुकोष्ठ नलिका में। जो वायुकोष्ठ नलिका के बाद जो गोला गोला अंगूर जैसा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। और कूपिका में ही आपका क्या होता था? गैसों का एक्सचेंज होता था, गैसों का परिवर्तन होता था। यानी कि वहाँ से कूपिका क्या करती थी? ऑक्सीजन को रक्त में भेजती थी, और रक्त द्वारा जो है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दोबारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालती थी। कहाँ पे ये चीज़ होती थी? कूपिका में ही होती थी। कूपिका जो ऑक्सीजन आप श्वसन लेते थे, श्वसन लेने की प्रक्रिया के बावजूद जो है कि आप जो सांस एयर ले रहे हैं, एयर में आप जो ऑक्सीजन लिए हैं, ऑक्सीजन को जो है कि ये रक्त में भेजती थी, और रक्त से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कूपिका जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजती थी, और ऑक्सीजन को रक्त को देकर रक्त में आपका क्या होता था? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता था। हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, बॉडी का हर एक पार्ट के हर एक कोशिका यानी हर एक सेल तक पहुंचाता था। ठीक, तो इसका आकार अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। फेफड़ों की इकाई क्या है? तो फेफड़ों की इकाई क्या है? कूपिका है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की इकाई क्या है? कूपिका है। इसे फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, या फेफड़ों की इकाई पूछे तो क्या होगा? कूपिका होगा, या फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कूपिका है। अगला, एक फेफड़े में कितने जो है कि कूपिका होते हैं? तो एक फेफड़े में कितनी कूपिका होता है? मतलब 2 फेफड़े हैं ना, तो एक फेफड़े, एक साइड के फेफड़े में कितनी कूपिकाएँ होती हैं? कितनी सारी कूपिकाएँ पाई जाती हैं? तो एक फेफड़े में 1 लाख कूपिकाएँ पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक फेफड़े में कितनी कूपिकाएँ होती हैं? तो 1 लाख कूपिकाएँ होती हैं, और जबकि दोनों फेफड़े में कितनी कूपिकाएँ होती हैं? तो 2 लाख होती हैं। ठीक है, अगला है, फेफड़ों का कार्य क्या है? तो ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्यूबल करना व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, यही क्या है? मेन कार्य क्या है? फेफड़े का। तो फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड में जो है रक्त में ऑक्सीजन का क्या करना? सॉल्यूबल करना, यानी कि घुलना, ऑक्सीजन को मिलाना, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक, क्यों? ब्लड जो है ऑक्सीजन का सॉल्यूबल क्यों करता है? क्योंकि ब्लड में ही आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। ठीक, ये जो है ये प्रक्रिया जो पूछा है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का सॉल्यूबल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ किस में होता है? तो कूपिका में। ये भूलना मत आप लोग। यानी गैसों का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? यानी कि
कहाँ पे इसे एक्सचेंज किया जाता है, ऑक्सीजन को भेजा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये सब प्रक्रिया किस में होती है, तो कूपिका में। इसलिए कूपिका को फेफड़े का इकाई कहा गया है। लंग्स का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कूपिका है। ठीक, मेन क्वेश्चन ये है कि फेफड़े का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, तो ये